अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द सॉल्यूशंस चैप्टर, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझने के लिए आप दो लिक्विड्स जिनकी नेचर इमिसिबल है, इमिसिबल ऐसे लिक्विड्स को कहा जाता है जो आपस में मिक्स नहीं होते। सपोज़ हमारे पास ए और बी दो लिक्विड्स हैं जो आपस में इमिसिबल हैं, तो जब उन्हें मिक्स किया जाएगा तो वो दो लेयर्स बनाएंगे। अब उसमें से जिस लेयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगी, लोअर लेयर कहलाएगी, और लेस डेंसिटी वाली अपर लेयर बनाएगी। तो ऐसे सिस्टम में आप कोई सॉलिड सॉल्यूट जिसे हम एक्स कह रहे हैं किसी भी नेचर का, आप उसे डिज़ोल्व करते हैं और वो सॉल्यूट इस नेचर का है कि वो ए और बी दोनों लिक्विड्स में हल होने की सलाहियत रखता है। तो जो आपने सॉल्यूट डाला एक्स, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों लेयर्स में, वो एक ख़ास असूल के तहत डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डेफिनेट कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स आर प्रेजेंट इन द सेपरेट लेयर्स ऑफ ए एंड बी। ये नहीं होगा कि किसी एक में आपके पास जो है सॉल्यूट जाए, वो दोनों लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसकी जो कंसनट्रेशन है डिपेंड करेगी कि एक्स में उसकी सॉल्युबिलिटी, एक्स की सॉल्युबिलिटी ए में कितनी है और बी में कितनी है। अब ये जो फिनोमेना है इक्विलिब्रियम बेस्ड है, यानी इसमें स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है क्रिएट होती है। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो एक्स की कंसनट्रेशन है दोनों लेयर्स में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ये स्टेट हम इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्स के मॉलिक्यूल्स वो ए से बी में और बी से ए में इक्वल रेट के साथ ट्रैवल करें, उस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें ए और बी की दो लेयर्स बनी हुई हैं और ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये आपस में इमिसिबल लिक्विड्स हैं जिनमें एक्स सॉल्यूट आपने डाला तो वो दोनों में हल हो रहा है और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेशो एक्स की ए और बी में एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी किसी भी खास टेम्परेचर पर, तो इस कांस्टेंट पैरामीटर को डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट का नाम दिया गया और इसे डिनोट किया जाता है के डी से। और के डी को मैथमेटिकली हम इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ एक्स इन ए और कंसनट्रेशन ऑफ एक्स इन बी लेते हैं। सक्सिनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये पानी में भी और ईथर दोनों में हल होता है, लेकिन पानी में इसका हल होने का सबब ज़्यादा है। तो अब इसका अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकालना है, लाइक आप देख सकते हैं सक्सिनिक एसिड दोनों में हल हो रहा है, ईथर की लेयर में भी और वाटर की लेयर में भी। तो वाटर की लेयर को हम C1 कह रहे हैं और ईथर की लेयर को C2 कह रहे हैं। पानी में ये ज़्यादा हल हो रहा है, तो के डी का जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो कंसनट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इन वाटर ओवर कंसनट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इन ईथर लेंगे। इस चीज़ को आप टेबल में देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है इसमें वाटर में इस सक्सिनिक एसिड की कंसनट्रेशन शो की गई है और सेकंड कॉलम में उसी सक्सिनिक एसिड को ईथर में डिज़ोल्व होते हुए दिखा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो वाटर में कंसनट्रेशन ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ द सक्सिनिक एसिड ज़्यादा है बनिस्बत ईथर के, लेकिन जब हम C1 और C2 का रेशो लेते हैं तो हम हमेशा हमें कांस्टेंट मिलता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो के डी का फैक्टर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का फैक्टर होता है, ये हमें कांस्टेंट रेशो दे रहा है। इसी तरह आयोडीन की बात करें तो आयोडीन वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में हल होती है, और अगर आपने ये चेक करना है कि किस में ज़्यादा हल है तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि C1 जो कि कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, तो वो वैल्यूज़ हायर हैं बनिस्बत वाटर के। इसका मतलब है कि वाटर में आयोडीन कम हल होती है और कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन का सॉल्युबल होना ज़्यादा है। और जब आप इसका भी रेशो लेते हैं C1/C2 किसी भी वैल्यू पर निकालें तो आपको सेम कांस्टेंट फैक्टर 420 मिल रहा है, जैसे ऊपर आपको 5.2 मिल रहा था सक्सिनिक एसिड के केस में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के कांस्टेंट होने को शो कर रहा है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो सॉल्यूट जब ए और बी में गया तो एक ख़ास तनासब से उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया दो लेयर्स में। इस कॉन्सेप्ट को नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। 1891 में नस्ट ने बहुत सारे जो सॉल्यूट्स के पेयर्स को सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक की कि किस तरह सूटेबल पेयर ऑफ सॉल्वेंट्स में सॉल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो उसने अपनी जो फाइंडिंग्स उसने देखी उस पर एक लॉ दिया जिसे नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, या नस्ट का पार्टीशन लॉ भी ये कहलाता है। इसको सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ अ सॉल्यूट distribute itself between two immiscible solvents at a constant temperature
and the molecular conditions of the solute remain the same, then the distribution coefficient Kd remains constant at a given temperature for various concentrations of solution. कि अगर एक सोल्यूट दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक मखसूस टेम्परेचर पर, और साथ ही साथ जो सोल्यूट हल हो रहा है दोनों लेयर्स में उसकी मॉलिक्यूलर कंडीशंस भी चेंज नहीं हो रही, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होगा एक मखसूस टेम्परेचर पर वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा. इसकी आपने उम्दा मिसाल अभी सक्सेनिक एसिड की टेबल में वैल्यू देखी थी, और साथ ही साथ आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने कांस्टेंट देखा था. तो जो डिफरेंट लेयर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे लेकिन आपको रेशियो कांस्टेंट मिल रही थी. दैट इज नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कांस्टेंट फैक्टर. सॉल्युबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर हम बात करें तो अगर किसी भी सोल्यूट को एक खास पेयर ऑफ इमिसिबल सॉल्वेंट्स में आप ऐड करते हैं और सोल्यूट की जो भी क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी आप ऐड करते हैं कि सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, तो सैचुरेटेड सोल्यूशंस उस सोल्यूट का आर इनडायरेक्टली सॉल्युबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा उस सोल्यूट की जो उन दो सॉल्वेंट्स में आपने उसे हल किया है. तो इसको आप मैथमेटिकली Kd इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर कंसंट्रेशन ऑफ B, दैट इज आल्सो इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ A ओवर सॉल्युबिलिटी ऑफ B. तो एस ए और एस बी जो है सॉल्युबिलिटीज़ हैं सोल्यूट्स की A और B में, लिक्विड्स में जो इमिसिबल हैं. तो हम कह सकते हैं कि हम सॉल्युबिलिटी अगर हमें एक की पता है तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं, और वैल्यू ऑफ Kd भी अगर हमें पता है एक की, यानी हमें Kd का पता है और इनमें से किसी एक की सॉल्युबिलिटी पता है, तो हम थर्ड वन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कुछ कंडीशंस हैं, ये तमाम किस्म के पेयर ऑफ लिक्विड्स और हर तरह के सोल्यूट पर अप्लाई नहीं होता. जो कंडीशंस ये फुलफिल करेगा वो 5-6 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है कि सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसे आपने इक्विलिब्रियम के बाद जब आप जो है चेक करें, मेजर करेंगे, तो दोनों सॉल्वेंट्स में एक ख़ास तनासुब होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है कि सोल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए. अगर कंसनट्रेटेड होगा तो लॉ फॉलो नहीं होगा. सॉल्वेंट की कंडीशन ये है कि वो नॉन मिसिबल हो और या कुछ हद तक मिसिबल हो, यानी मिक्स कुछ हद तक हो. कंडीशन नॉन मिसिबल है. टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. सोल्यूट के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोल्यूट ना तो एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करे, और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसकी सोल्यूट की जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो सेम रहनी चाहिए दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर. तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होगा. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हम मॉडिफिकेशन देखते हैं और चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में हम जानेंगे कि जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन यानी पॉइंट नंबर 5 को अगर हम देखें तो उसकी जो कंडीशंस है हमें समझ आती हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मॉलिक्यूलर स्टेट के चेंज होने के साथ रिलेट करके स्टडी करते हैं. देन वी कैन अंडरस्टैंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द रूल. सपोज हमारे पास C1 और C2 रेशो की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट फैक्टर होता है. कांस्टेंट फैक्टर तभी होगा जब आपका सोल्यूट ना तो डिसोसिएट करे ना ही एसोसिएट करे. उसी सूरत में ये आपके पास कांस्टेंट हो सकता है. अगर आपका सोल्यूट अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज कर रहा है, नॉर्मल स्टेट में नहीं रहा, या तो एसोसिएट कर गया या डिसोसिएट कर गया, तो ये रेशो जो है आपको C1/C2 ये कांस्टेंट नहीं मिलेगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ उन कंसंट्रेशंस पर अप्लाई होता है जो नॉर्मल स्टेट पर रहती हैं, ना तो एसोसिएट करती हैं ना डिसोसिएट करती हैं. लेट्स सी कि हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह ये इफेक्ट करता है. एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट. सपोज हमारे पास दो सॉल्वेंट्स हैं A और B जो आपस में इमिसिबल हैं, और हमारा सोल्यूट है X जिसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन A और B में देख रहे हैं. लाइक हमारे पास ये A सॉल्वेंट है और B सॉल्वेंट है, उसमें आपने X जो सोल्यूट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है. जो सिंपल आपके पास सॉल्वेंट A में एज इट इज़ मौजूद है, कोई चेंज नहीं हुआ. लेकिन B में हम क्या देखते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस X के सोल्यूट के जो हैं वो कर गए हैं यहाँ पर एसोसिएट, यानी एसोसिएशन हो गई है. तो पीछे हम कह सकते हैं कि XN मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है सॉल्वेंट B में पड़े हुए हैं. ये तो एसोसिएट कर गए, तो XN मॉलिक्यूल्स हमारे पीछे रह गए हैं जिन्होंने एसोसिएशन नहीं की. तो जहन में रहे कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे X के मॉलिक्यूल्स ही एसोसिएट करें, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे. तो इसका मतलब है कि जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं और जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक इक्विलिब्रियम का समा होता है, यानी इक्विलिब्रियम उनमें भी डेवलप हो जाता है एक मुतल्लिका लेयर के अंदर. तो अगर हम इधर तीन चीज़ों को देखेंगे कि एक कंसंट्रेशन 1 कहलाएगी जिसमें आप X को A में देखेंगे, और वो X की अमाउंट जो B में है वो C3 कहलाएगी, और वो जो एसोसिएट कर गई है XN अमाउंट वो भी B में मौजूद है, उसे हम C2 से रिफ्लेक्ट करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जब आप अप्लाई करते हैं
तो C1/C3 इन सॉल्वेंट्स A एंड B जब आप डिवाइड करेंगे C1/C3 जिसमें X और X मौजूद है, तो KD C1/C3 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी ये। और हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है NX और XN मॉलिक्यूल्स के दरमियान सॉल्वेंट B के अंदर। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, आप पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका जो इक्विलिब्रियम को शो करेगा। देन Kc की बात करें तो Kc हमारे पास XN/NX के इक्वल आ जाता है। और X क्या है हमारे पास, X की जो रेशो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है C3 को, ये आपने भी पर पढ़ा। ये XN अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो वो आप उसे रिमूव कर देंगे। तो X की रेशो B में है और उसका फैक्टर C3 है, और XN की जो रेशो है आपको C2 में मिलती है, तो ये C3/C2 होगा। N फैक्टर्स के साथ है तो हम इसे N से रिप्लेस कर रहे हैं। जब हम इसका nth रूट लेते हैं तो C3 का जो N है वो तो कैंसिल हो जाएगा, जो Kc के साथ 1/n की पावर आ जाएगी, और C2 के साथ भी 1/n की पावर आ जाएगी, क्योंकि रूट ले रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट नहीं ले रहे तो 1/n लिख सकते हैं हम। अब डिवाइड करें इक्वेशन नंबर 1 को 4 से, तो इसकी KD को KC से डिवाइड करना पड़ेगा, और C1/C3 को जब आप इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ C3 कैंसिल हो जाता है, पीछे बचता है C1 और इसका C2 1/n। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो हमारे पास KD का एक्सप्रेशन आ जाता है C1/C2 1/n। ये एक्सप्रेशन हमारा फैक्टर खत्म हो जाएगा, इस रेशो को हम KD लेते हैं। सो व्हेन द सोल्यूट इज एसोसिएटेड इन वन ऑफ द सॉल्वेंट, जब हमारा कोई भी सोल्यूट एक सॉल्वेंट में एसोसिएट करता है, और देन वैल्यू ऑफ KD इज नॉट अ सिंपल रेशो ऑफ C1 एंड C2। अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ सब्सटेंस X आर एसोसिएटेड तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब N की वैल्यू 2 हो जाएगी तो N में आप यहाँ पे 2 पुट करें तो हम उसे स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, यानी KD इज इक्वल टू C1/√C/2। यानी C2 का जो फैक्टर है अंडर रूट के साथ तब आ रहा है जब N की वैल्यू 2 है। दो मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन की बात हो रही है। अगर 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर जाएंगे तो ये आप N की वैल्यू में 3 पुट करेंगे तो C1/C2 1/3 आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन जैसे जैसे चेंज होगी ऐसे ही ये फैक्टर भी चेंज होगा। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास X मॉलिक्यूल्स जो हैं जो सोल्यूट के हैं वो सॉल्वेंट B में एसोसिएट किए थे, और N मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट आर एसोसिएटेड, कि X आपने सॉल्वेंट सोल्यूट को देखा B में, और N मॉलिक्यूल्स उसमें से अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, KD इज इक्वल टू C1/C2 1/n। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप बेंजोइक एसिड को वाटर और बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखें तो बेंजोइक एसिड बेंजीन में डाइमराइजेशन करता है, यानी डाइमर बनाता है, तो N की वैल्यू बन जाएगी 2। तो कंसंट्रेशन इन द टू फेजेस अगर आप KD का एक्सप्रेशन के थ्रू शो करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, KD इज इक्वल टू √C बेंजीन ओवर C वाटर। अंडर रूट इसलिए आ रहा है कि N की वैल्यू 2 है बेंजीन में, आपके बेंजोइक एसिड की डाइमर बनाने से 2 हो जाती है, तो इसलिए आप इसे अंडर रूट के साथ लिखेंगे। वाटर में C1 की ये वैल्यूज़ हैं और बेंजीन में C2 की ये वैल्यूज़ हैं जो आप देख रहे हैं हायर हैं, और जब आप C1/C2 से निकालते हैं तो आपको वैल्यूज़ में बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलता है, यानी कांस्टेंट फैक्टर नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप अंडर रूट के साथ ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 0.003, फिर 003 और 0.2 यानी क्लोज वैल्यूज़ मिलती हैं, तो ये कांस्टेंट फैक्टर को शो कर रहा है जब आप इस तरह से इस केस को लिखते हैं। सो ये था आपके पास एसोसिएशन का फैक्टर। डिसोसिएशन में क्या होगा, जब कोई सोल्यूट सॉल्वेंट के लेयर में जाने के बाद डिसोसिएट करेगा तो वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो ए सॉल्वेंट में ये काम करे या वो बी में करे। ऐसी हालत में जो रेशो है C1/C2 वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि कंडीशन थी कि नॉर्मल स्टेट में अगर है आपका सोल्यूट तो कंडीशन ये वाली फुलफिल होगी कि C1/C2 की जो रेशो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चीज़ हम देख रहे हैं कि डिसोसिएशन हो रही है। सपोज़ हमारे पास सॉल्वेंट ए है और उसमें आपके पास कंसंट्रेशन जो आपके सोल्यूट X की C1 है, और सॉल्वेंट B में कंसंट्रेशन X की हम C2 से कंसिडर करें तो C2 टोटल कंसंट्रेशन है B की, जिसमें एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड दोनों मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सपोज़ हम अगर डिग्री निकालें कि किस हद तक डिसोसिएशन हम देख रहे हैं तो X की B में, तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि B सॉल्वेंट में X मॉलिक्यूल्स में अल्फ़ा जो है आपके पास मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट किए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ X को हमने B में हल किया था तो 1 मोल ऑफ X में से अल्फ़ा ने डिसोसिएट किया, तो पीछे 1 माइनस अल्फ़ा जो है अनडिसोसिएटेड कहलाएंगे। तो ये आप X वर्सेस डिसोसिएशन लेंगे
यानी एक्स अमाउंट में से डिसोसिएशन हुई, पहले तो ये 1 था और ये कुछ भी नहीं था, कुछ टाइम गुजरा तो 1 में से अल्फ़ा अमाउंट जो है हमारी जो है डिसोसिएट कर गई, और आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि ये अनडिसोसिएटेड से ये आपके पास डिसोसिएटेड अल्फ़ा अमाउंट आ रही है आफ्टर द टाइम। तो ये आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। यही चीज़ आप सॉल्वेंट डायग्राम में देखें तो सॉल्वेंट ए में एक्स है एज इट इज़, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सॉल्वेंट बी में इसकी डिसोसिएशन हो गई है और अब हम सॉल्वेंट बी के कंसनट्रेशन को C2 ले रहे हैं, इसीलिए उसमें 1 माइनस अल्फा हम लिखेंगे। सो कंसनट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड या नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इन सॉल्वेंट बी C2 1 माइनस अल्फा कहलाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर अप्लाई करें नॉर्मल मॉलिक्यूल्स पर तो KD इज इक्वल टू C1 ओवर C2 1 माइनस अल्फा कंसिडर किया जाएगा। तो C2 को आप सिंपल C2 नहीं लिखेंगे, उसके साथ 1 माइनस अल्फा का फैक्टर लगाएंगे जो अनडिसोसिएटेड को शो करेगा। दूसरे फैक्टर में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें C1 और C2 पता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पता है, यानी C1 भी पता है, C2 भी पता है और अल्फ़ा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम KD का फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। अगर सक्सीनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड किसी भी एसिड को ईथर या वाटर में डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए तो ये एसिड्स फ़ौरन से डिसोसिएट कर जाते हैं पानी में जाने के बाद कुछ हद तक, तो ये इक्वेशन होल्ड हो जाती है, यानी ये फॉलो होती है। अब हम डिसोसिएशन की डिग्री को कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी मुतलिका सॉल्वेंट में? उसके लिए आप वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के थ्रू ये काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सोल्यूशन की मैयर करके आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अमल जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 8.10 Benzoic acid distributes itself between water and benzene in such a way that in a definite volume of water there are 1.50, 1.95 and 2.97 ग्राम ऑफ benzoic acid। ये थ्री जो है आप वॉल्यूम्स वो दे रहे हैं आपको मैसेस। वाइल इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेंजीन देर आर 24.2 एंड 41.2 एंड 97.2 ग्राम ऑफ benzoic acid। बेंजीन के भी ये थ्री वॉल्यूम्स हैं। What conclusion can be drawn from these results concerning the molecular condition of the benzoic acid in benzene? तो आपने बेंजोइक एसिड की बेंजीन में मॉलिक्यूलर कंडीशन बतानी है। आप नॉर्मली देखेंगे कि बेंजोइक एसिड की जो नॉर्मल स्टेट है इन बोथ फेजेस वो क्या है, वो आप KD के एक्सप्रेशन से निकालेंगे, यानी कंसनट्रेशन इन वाटर ओवर कंसनट्रेशन इन बेंजीन। तो आपको तीनों वाटर की कंसनट्रेशन गिवन है और तीनों बेंजीन की कंसनट्रेशन गिवन है। पहली को पहली के साथ डिवाइड करेंगे, दूसरी को दूसरी के साथ और तीसरी को तीसरी के साथ। तो आपको देख रहा है कि C1 और C2 की जो रेशो है तीनों फैक्टर्स में आपको कांस्टेंट नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि बेंजीन किसी भी सॉल्वेंट में नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि बेंजीन का बिहेवियर कुछ और है, और जब हम वो रेशो निकालेंगे, जब आपके पास कांस्टेंट फैक्टर आएगा तो तब हम उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट को जज कर पाएंगे। फिर ये देखा गया कि बेंजीन जो होता है बेंजोइक एसिड ये बेंजीन में एसोसिएट करता है और डाइमर बनाता है। तो जब ये डाइमर बनाएगा तो आपने अभी देखा था पीछे ये एक्सप्रेशन, तो इस तरह से आप इसको मेंशन करेंगे, यानी स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा। तो वही KD के फैक्टर में आप C वाटर और C बेंजीन को सिंपल कंसनट्रेशन ऑफ बेंजीन नहीं लेंगे बल्कि अंडर रूट लेंगे। वो इसलिए लेंगे क्योंकि डाइमर बना रहे हैं ये बेंजीन में, जिसमें N की वैल्यू 2 हो जाती है। तो आप ये फार्मूला लगाकर आप वही वैल्यूज़ को दोबारा निकालेंगे तो आपको तमाम वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट फैक्टर दे रही हैं जो ये शो करती हैं कि बेंजोइक एसिड डाइमर के तौर पर बेंजीन में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तो रेशो कांस्टेंट आई। सैम्पल प्रॉब्लम 8.11 बेंजोइक एसिड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द बेंजोइक एसिड इन बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आप पहली जो थ्री वैल्यूज़ हैं वो कंसनट्रेशन 1 की हैं जो एक्वस लेयर में है बेंजोइक एसिड की डिस्ट्रीब्यूशन, और बेंजीन लेयर में जो है वो आपको थ्री वैल्यूज़ दी गई हैं जो C2 के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज लीवर नॉर्मल स्टेट में है दोनों फेजेस के अंदर, तो सिंपल फार्मूला और सिंपल वैल्यूज़ को आप सबको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर देख कर पता चल जाएगा कि भाई ये कांस्टेंट नहीं है। सो एक जैसी क्लोज विसिनिटी में वैल्यूज़ नहीं एग्जिस्ट करी, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल इन बेंजीन। बेंजोइक एसिड क्योंकि एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है बेंजीन के साथ, तो आपको अंडर रूट C2 लिखना पड़ेगा जो कि बेंजीन लेयर है, और आपको अंडर रूट लिखना पड़ेगा क्योंकि N की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो देन आप उन्हीं फैक्टर्स को जस्ट दोबारा लिखेंगे, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज़ को आप अंडर रूट लेंगे जो C2 के फैक्टर्स हैं। तो आपको तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि बेंजोइक एसिड डाइमर बनाता है बेंजीन में, और उसका मोलर मास जो है बेंजीन में डबल हो जाता है नॉर्मल मास से। तो ये आप जब आप इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास आप निकालेंगे, बेंजोइक एसिड का फार्मूला लिखेंगे 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपके पास ये डाइमर बना रहे हैं।
तो आपके पास 244 ग्राम पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। अब एप्लीकेशंस हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। बहुत सारी लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पर इसकी एप्लीकेशंस हैं। पहली और सबसे बड़ी जो यूज़फुल एग्जांपल है, यूज़फुल एप्लीकेशन है, वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मकसद हम क्या है और क्यों इसे इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नेम से लगता है कि आपने किसी सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, बल्कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सट्रैक्ट तो करती है लेकिन सॉल्वेंट की मदद से करती है। और किसको एक्सट्रैक्ट करती है? मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पानी में से निकालने के लिए, या इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, या ख़ास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वाटर में से निकालने के लिए, एक्वा सोल्यूशन में से निकालने के लिए हम किसी न किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का सहारा लेते हैं। उस टेक्निक को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्वा सोल्यूशन अगर आपका कंपाउंड का है, कि आपका जो कोई भी कंपाउंड है, आपने एक्वा सोल्यूशन उस कंपाउंड का लिया और आप उसे किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ शेक करते हैं, तो सोल्यूट दोनों में हल हो सकता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम जो लेते हैं वो डाईथाइल ईथर है, यानी मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं वो ईथर लेयर में तो आसानी से पास कर जाएंगे जब हम शेक करेंगे। तो आपके पास दो लेयर्स बन जाती हैं, एक होती है एक्वस लेयर यानी वाटर वाली लेयर, और एक होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर, जो कि नॉर्मली हम ईथर लेते हैं तो हम उसे ईथरल लेयर कहते हैं। अब आपका जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक वो वाटर में मौजूद है, आप ईथर लेयर जब डालेंगे तो आपका कंपाउंड शेक करने पर वाटर से निकल कर ईथर में जाएगा। तो इस तरह से हम जो एक्वस लेयर से और ईथर लेयर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को धीरे धीरे सेपरेट कर लेते हैं। और ये सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट के थ्रू होती है। आप बार बार ईथर की जो है अमाउंट यूज़ करते हैं और अपना प्रोसीजर रिपीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर लेते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहली दफ़ा जब आपने एक्वस लेयर में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको निकालने के लिए आपने ऊपर से ईथर डाली 50 ml, तो शेक किया, इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, तो यहाँ से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से निकल कर ईथर लेयर में गया। बाद में आपने जाकर, ये आपकी पहली एक्सट्रैक्शन होगी। जो ईथर की लेयर है उसको आप अलग दोबारा ले लेंगे और इसी तरह ईथर लेयर को अलग कर देंगे, उसमें से आप अपना प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। और ये जो एक्वस लेयर है, ये जो आपकी पहली एक्सट्रैक्शन है, इसको आप दोबारा एक अलग सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और उसमें ऊपर से फिर 50 ml ईथर डालेंगे और दोबारा से फिर वही इक्विलिब्रियम डेवलप होगा और शेक करके आप छोड़ देंगे। तो जब सेकंड दफ़ा आप दोनों लेयर्स को सेपरेट करेंगे तो ईथर वाली लेयर से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, तो जो एक्वस वाली लेयर होगी उसको फिर फर्दर हम इसी प्रोसेस से बार बार गुजारते जाएंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये काम मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस पर मुहित है, सिंगल एक्सट्रैक्शन में ये काम नहीं होता। क्योंकि अगर सिंगल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो पहली दफ़ा जब आपने ईथर की लेयर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया तो आपकी एक्वस लेयर में स्टिल आप अभी मौजूद था आपका कंपाउंड, तो आप उसे ज़ाया नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो जितना आपके पास, इसमें नॉर्मली हम ईथर लेते हैं क्योंकि वो आसानी से रूम टेम्परेचर पे काम करता है। इसके अलावा भी जो सॉल्वेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं वो हेक्सेन है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड है। मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस का क्या फ़ायदा है कि जितनी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो ग्रेटर होगी उतना ही फेवर करेगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में, तो ज़्यादा अमाउंट आपके सिंगल ऑपरेशन में जो है एक्सट्रैक्ट हो सकती है। और आपने मैक्सिमम अमाउंट रिकवर करनी है तो आपको बार बार एक्सट्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो बार बार जो एक्सट्रैक्शन करेंगे बार बार सॉल्वेंट यूज़ करके, तो ज़्यादा एफिशिएंट काम होता है बनस्पत सिंगल एक्सट्रैक्शन के। सपोज़ इस चीज़ को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें। लेट सपोज़ हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब एक्वा सोल्यूशन है जिसमें x ग्राम हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिज़ोल्व है। हमें इसमें से निकालना है। हम ईथर लेंगे एज आ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो इस पानी में से हमारे कंपाउंड को निकालेगा। सपोज़ हमारे पास वैल्यू ऑफ के डी डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट 2 है। इसका मतलब है कि हमारे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में मौजूद है उसकी सॉल्युबिलिटी ईथर में 2 गुना है पानी से। सो सपोज़ हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथर ले रहे हैं ताकि ज़्यादा आपके पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल कर एक्वस से ईथर में चला जाए। तो अगर हम इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखें, लेट्स सपोज़ कि आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथर ले रहे हैं इतने सोल्यूशन में से अपना कंपाउंड निकालने के लिए एक ही लॉट में, यानी एक ही दफ़ा में आपने अपने सेपरेटिंग फनल में 1000 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस लेयर के ऊपर ईथर डाल दिया। तो सपोज़ करते हैं कि h ग्राम आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, टोटल x ग्राम है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो पानी में है, उसमें से h ग्राम चला गया ईथर की लेयर में जो आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब ईथर डाला ऊपर से।
तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वाटर लेयर अभी भी x में से h निकल जाएगी, बाकी अमाउंट अभी भी पानी में रहेगी। अब आपसे आप कैलकुलेशन करें तो आप देख सकते हैं कि ईथर की लेयर में जो कंसनट्रेशन है हम उसे कह सकते हैं H/1000, और वाटर में जो है x माइनस H/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट KD 2 है, तो KD में 2 पुट करें, सी ईथर में आप H/1000 और वाटर में x माइनस H/1000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1000 तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा, तो h/x माइनस h आ जाता है। अब इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो 2x माइनस 2h आएगा। 2h जब h के साथ इस तरफ आएगा तो 3h बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 होगा वो आप एक साइड पर ले जाएं, तो 2 के साथ वो नीचे जाके 3 डिवाइड हो जाएगा और उसके साथ x तो पहले ही मौजूद है। अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये आपके पास लगभग 0.66x बनता है, और इसे परसेंटेज में आप लें तो ये 66% बनता है सब्सटेंस का जो ईथर लेयर में गया। इसका मतलब है 100 में से 66 आपका ईथर में चला गया, तो 33% अभी भी स्टिल एक्वस में मौजूद है। तो हम एक ही लॉट में हम सारे ईथर को लॉस कर बैठे हैं कि हमने एक ही लॉट में इतना ज़्यादा ईथर यूज़ किया, लेकिन फिर भी हमारा जो सब्सटेंस है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी की लेयर में मौजूद है, तो हमें मज़ीद ईथर की ज़रूरत पड़ेगी उसे निकालने के लिए। तो ये नहीं कर सकते हम कि एक ही दफ़ा 1000 ईथर डालकर हम ये काम करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत ईथर में आपके कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने कुछ हद तक ही जाना है, सारा नहीं जाएगा। तो हम इस तरह से एक सिंगल एक्सट्रैक्शन में अपना सॉल्वेंट ज़ाया कर लेंगे और प्रोडक्ट हम जो है वो भी मुकम्मल हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम 500 सेंटीमीटर क्यूब की 2 लॉट्स ले लें, यानी एक दफ़ा 500 सेंटीमीटर क्यूब ईथर लें, जब काम हो जाए, कुछ सब्सटेंस हमारे हाथ लग जाए, तो हम फिर दोबारा 500 सेंटीमीटर क्यूब की ईथर लें, यानी 2 दफ़ा काम करें। यहाँ पर सिंगल एक्सट्रैक्शन में काम किया था तो हमारी कुछ ना कुछ अमाउंट बच गई थी, अब हम वही काम 2 दफ़ा करेंगे। लेट्स सपोज कि अब हमारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है H1, उसका जो मास है वो ईथर लेयर में गया, तो पीछे पानी में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो हमने शुरू से रेफरेंस लिया है उसमें x माइनस H1 अमाउंट अभी भी रहती है। तो जब आप KD के इस एक्सप्रेशन में जो आपने भी ऊपर देखा था वही वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो अब H1/500 आ जाएगा, यानी पहले कंसनट्रेशन ईथर लेयर H/1000 थी क्योंकि हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब ईथर यूज़ किया था। अब हम 500 यूज़ कर रहे हैं तो अब हम 500 से डिवाइड करेंगे फॉर द ईथर, लेकिन पानी के लिए आप x माइनस H1 को 1000 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि वो 1000 है। तो जब ये सब कैलकुलेशंस करते हैं 1000 ऊपर जाएगा तो 500 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 आ जाता है, तो 1/2 0.5 बनेगा। परसेंटेज के अतबार से देखें तो इसका मतलब है कि 50% हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर से निकलकर हमारे ईथर की पहली लेयर में चला गया। मतलब पहली दफ़ा जो हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब का फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया है तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ईथर अभी हमारे पास मौजूद है, जो ये इस काबिल है कि 50% तो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल गया, 50% पानी में मौजूद है। हम दोबारा से दूसरी इंस्टॉलमेंट में उस 50% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रह गया है मज़ीद हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह हम 75% ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल सकते हैं। कुछ हमने पहले निकाल लिया और कुछ दूसरी दफ़ा ईथर यूज़ करके निकाल लिया। तो आपने क्या देखा, एक दफ़ा से आपको एक्सट्रैक्शन कम मिल रही है, जब आपने 2 दफ़ा किया तो एक्सट्रैक्शन बढ़ गई। यही काम आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में करें तो आप वही ईथर जो आपने 1000 लिया था उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो आप 250 सेंटीमीटर क्यूब का अगर एक एक पोर्शन रखें, यानी एक दफ़ा 250 सेंटीमीटर क्यूब ईथर लिया और उसमें उसे पानी की लेयर में डाला और कुछ एक्सट्रैक्शन कर ली ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फिर दूसरी दफ़ा वही एक्वस लेयर ली और उसमें ऊपर से फिर 250 सेंटीमीटर क्यूब ईथर डाला। इस तरह करते करते आप 4 दफ़ा जब थोड़ी थोड़ी अमाउंट सॉल्वेंट की लेकर ईथर की लेकर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप 80.2% ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर चुके होंगे। और यही काम अगर 5 इंस्टॉलमेंट्स में कर लिया जाए, 200 की एक इंस्टॉलमेंट हो ईथर की लेयर की, तो आप 83.8% कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जितनी दफ़ा बार बार एक्सट्रैक्शन करेंगे थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट लेकर, उतना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट हो पाएगा। लेकिन ये नहीं होता कि सारे का सारा आपका सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हुआ है पानी में वो सब निकल आए। तो ये होता है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा हद तक जो है एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो जाती है, यानी लार्ज क्वांटिटी हम फिर भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है जो है कमर्शियल लेवल पर कि हम एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन। ये अभी आपने प्रीवियसली देखा
कि हम एसोसिएशन को डिटर्मिन कर सकते हैं और डिसोसिएशन थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन है, ये दोनों हम निकाल सकते हैं। और हमने बाकायदा देखा कि सोल्यूट्स अगर एसोसिएशन का केस है तो ये एसोसिएट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट और कंसंट्रेशन दोनों सॉल्वेंट्स की आप एन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि अगर आपके पास सोल्यूट एसोसिएट कर रहा है सॉल्वेंट 1 में और एसोसिएशन n टाइम्स है तो आप C1 के साथ 1/n लिखेंगे और C2 ऐसे ही रहेगा। और अगर कंपाउंड फेज 2 में एसोसिएट कर रहा है तो आप उसमें n टाइम लेंगे, तो KD इज इक्वल टू C1/C2 1/n। और अगर आप बेंजोइक एसिड का जैसे आपने केस स्टडी किया कि वो बेंजीन में एसोसिएट करता है, पानी में नहीं करता, तो आपने KD के साथ जब बेंजीन की कंसनट्रेशन लिखी तो उसके साथ आपने स्क्वायर रूट लगा दिया जो 2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और नीचे C एक्वस एज इट इज़ रहेगा। डिसोसिएशन में क्या होता है कि अगर सोल्यूट डिसोसिएट कर रहा है फेज़ 2 में और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो हम KD का फैक्टर कैसे लिखते हैं, ये हमने अभी पीछे देखा कि C1/C2 1 माइनस अल्फ़ा। सो इस तरह से हम ये दो फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी भी मालूम की जा सकती है कि वो जिसमें KD कंसनट्रेशन की रेशो है, इसी तरह सॉल्युबिलिटी की भी रेशो है। तो आयोडीन की अगर आपने सॉल्युबिलिटी देखनी है बेंजीन में और वाटर में, तो आप बड़े आराम से इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट का फैक्टर का सवाल है जहाँ तक कि आयोडीन की अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट निकालनी है तो आयोडीन वाटर और बेंजीन दोनों में हल हो सकती है। दोनों में 2 लेयर्स जब बनेंगी इनकी तो आयोडीन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के मायार को और उसकी कंसनट्रेशन को चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, जो हमें डिटरमिन करके बताएगा बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन कि कितनी आयोडीन की कंसनट्रेशन हमारी हर लेयर में मौजूद है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन होता है KD इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर ओवर कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन। 6 जो एप्लीकेशन है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन। तो ऑफ I3 माइनस ट्राई आयोडाइड आयन या आयोडाइड आयन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज कर लें कि हमारे पास सोल्यूशन है पोटाशियम आयोडाइड का और जिसकी कंसनट्रेशन A है पानी के अंदर, यानी पानी में पोटाशियम आयोडाइड मौजूद है और सोल्यूशन ये बना रहा है जिसमें A कंसनट्रेशन है आपके पास पोटाशियम आयोडाइड की। दिस सोल्यूशन इज शेकन विद आयोडीन इन अ बीकर। उसे आप आयोडीन के साथ एक बीकर में शेक करते हैं, यानी एक आपको सिंपल केस यहाँ पे मिलेगा। तो आयोडीन यानी आपके पास एक वाटर की लेयर है जिसे सॉल्वेंट B हम कह रहे हैं, और उसमें आयोडीन आपने ऐड की है एक ऐसे सोल्यूशन में जिसमें पानी भी है और पोटाशियम आयोडाइड भी है, और बेंजीन आप ऐड कर रहे हैं ऊपर से जो सॉल्वेंट A कहलाएगा हमारा, और दोनों आपस में बेंजीन और वाटर हल नहीं होते लेकिन आयोडीन दोनों में हल होती है। और आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि ये बेंजीन में तो एज इट इज़ हल होगी, लेकिन वाटर में पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में हल होगी। पोटाशियम आयोडाइड जब टूटेगा वाटर के अंदर तो ये पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन बनाता है। वो आयोडाइड आयन जो है ये आप देख रहे हैं, ये आयोडीन के साथ मिलता है और ट्राई आयोडाइड आयन बनाता है, जिसकी सूरत में आयोडीन आपके वाटर में हल होती है। तो जब इस सिस्टम को आप छोड़ देते हैं, दोनों लेयर सेपरेट हो जाती हैं और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो हम आयोडीन की वाटर और बेंजीन की लेयर्स में डिटर्मिनेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट, जो आपने अभी पॉइंट नंबर 5 में देखा था। दूसरा, हम आयोडीन की कंसनट्रेशन को, जैसे कि अगर हम पोटाशियम आयोडाइड की वाटर में कंसनट्रेशन को A कह रहे हैं, इसी तरह आयोडीन की कंसनट्रेशन को बेंजीन लेयर में B कहा जाता है। सपोज दैट वी हैव द कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, यानी हमारे पास आयोडीन की वाटर में इन द फॉर्म ऑफ फ्री आयोडीन एंड आयोडाइड आयन कंसनट्रेशन C है, यानी पानी में आपको जो आयोडीन की कंसनट्रेशन मिल रही है C और जो बेंजीन में मिल रही है वो B। तो आप लिख सकते हैं दैट इज़ दी KD इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, जो आप ऊपर देख सकते थे A, और जनरली कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन जो कि क्या है B। सो अगर हम कहें कि कंसनट्रेशन फ्री आयोडीन की जो वाटर लेयर में जो फ्री आयोडीन है वाटर की लेयर में, उसको हम IF कह देते हैं, और पोटाशियम आयोडाइड की वाटर लेयर में जो हमारे पास अमाउंट है वो C माइनस IF है, क्योंकि पोटाशियम आयोडाइड की लेयर हम ले रहे हैं। और अगर पोटाशियम ट्राई आयोडाइड की लेयर हमने ली थी, और पोटाशियम आयोडाइड की लेयर के बारे में हम जानते हैं कि पानी में उसकी कंसनट्रेशन A थी, तो उसको आप पोटाशियम आयोडाइड के फैक्टर से माइनस करेंगे, यानी A माइनस C माइनस IF। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास जो डेवलप हो रहा है I2 प्लस KI और KI3 में,
और जब हम इस इक्विलिब्रियम को सामने रखते हैं तो Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज़ KI3/KI I2, यानी ये ऊपर आ जाएगा और ये दोनों कंसंट्रेशन नीचे आ जाएंगी। तो इनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर निकाली, इनको आप पुट करें तो हमें सारी अगर क्वान्टिटीज़ पता है राइट हैंड साइड की तो हम Kc निकाल सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फैक्टर हम आसानी से निकाल सकते हैं। 7th एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। आयोडीन क्योंकि पानी में कम हल होता है और अगर ये पानी में मौजूद है और हमें इसकी क्वांटिटी को जज करना है तो हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या क्लोरोफॉर्म हो, और पानी के सैंपल में इनमें से किसी भी सॉल्वेंट को हम डाल देंगे और पानी में आयोडीन मौजूद है, और जैसे आप शेक करेंगे तो आयोडीन बल्क क्वांटिटी में अगर पानी से निकल कर ऑर्गेनिक लेयर में जा रहा है, तो जैसे कि ऑर्गेनिक लेयर में जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म में, तो ये वायलेट कलर देता है। तो आयोडीन अगर ज़्यादा पानी से निकलकर इन सॉल्वेंट्स की लेयर में जाएगी तो ये इंडिकेट करेगी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आयोडीन की बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक लेयर के अंदर, तो ये ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 8th एप्लीकेशन है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें छोटे पैमाने पर जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक पेस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है और उस पेस्ट को हम कॉलम ऑफ द सिलिका पर अप्लाई करते हैं और उसे वाटर में सोक कर देते हैं। कोई भी इमिसिबल सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक नेचर का है, आप उसे फ्लो करवाते हैं कॉलम पर से। अब दो चीज़ें हैं, दो फेजेस यहाँ पर डेवलप होती हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। एक होती है स्टेशनरी लिक्विड की फेज जिसे हम वाटर कहेंगे, और एक है ऑर्गेनिक मोबाइल लिक्विड फेज जिसे हमने कॉलम पर से गुजारा इमिसिबल सॉल्वेंट की सूरत में। तो जितने भी आपके मिक्सचर में कंपोनेंट्स होंगे वो स्टेशनरी और मोबाइल फेज के दरमियान सेपरेट होंगे। अब ये सेपरेशन का मयार डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। वो कंपोनेंट जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ग्रेटर है वो पहले मूव कर जाएगा ऑर्गेनिक फेज के मूव करने के साथ, और जल्दी सेपरेट हो जाएगा, और जो कंपोनेंट जिसका लोअर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा टाइम लेगा कलेक्शन में और बाद में रिसीव होगा। तो इस तरह सेपरेशन मुमकिन है किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स की। लास्ट एप्लीकेशन है डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड। डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड क्या है कि आपके पास एक मोल्टन लेड है, डी कहते हैं रिमूवल को। मोल्टन लेड जिसमें सिल्वर मौजूद है उसमें आप मोल्टन जिंक डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि मोल्टन लेड आपका लिक्विड ए है और मोल्टन जिंक लिक्विड बी है, और ये सिल्वर आपका सिल्यूट है जो दोनों में हल हो सकता है। तो जैसे ही मोल्टन जिंक को आप इस मिक्सचर में डालेंगे तो जिंक और लेड आपस में एक इमिसिबल लेयर बनाते हैं जिसमें सिल्वर दोनों लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिंक की लेयर में भी और लेड की लेयर में भी। तो ये लेड से निकल कर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जिंक में ज़्यादा होगी, यानी सिल्वर अपने आप को 300 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है जिंक में एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत सारा जो सिल्वर है वो लेड को छोड़कर जिंक में जाएगा, और जिंक लेयर जैसे ही ठंडी होगी हमें सिल्वर और जिंक का एक अलॉय मिलता है। इस अलॉय को आप किसी भी वेसल में जिसमें आप रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं छोड़ दें तो जिंक पास कर जाती है, पीछे सिल्वर बच जाती है। तो इस प्रोसेस को रिमूविंग ऑफ सिल्वर कहते हैं फ्रॉम लेड। तो ये जो अमाउंट ऑफ सिल्वर है जो हमारे पास अभी भी स्टिल मौजूद है जिंक के अंदर, मोल्टन जिंक के अंदर, उसे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में और इस तरह फर्दर इंस्टॉलमेंट्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि जो आपके पास जिंक पास कर गया और कुछ सिल्वर को उसने छोड़ दिया तो कुछ अमाउंट अभी भी जिंक में मौजूद है, आप उसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में ये प्रोसेस करके लेड जो है उससे जो सिल्वर को और जिंक से सिल्वर को हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एंड विद दिस टॉपिक द चैप्टर इज़ वाइंड अप नाउ। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट से स्टार्ट लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।